गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे, है ना। तो कल हम लोग ने 10.3 का एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, है ना। तो उसमें भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, कल उसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, डॉट प्रोडक्ट के कुछ और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि हम लोग उसको करते हैं। तो चलिए, हम लोग पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, है ना। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो क्या हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा। लेमडा का वैल्यू निकालना है बच्चों, क्या करना है? लेमडा का वैल्यू निकालना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द टू वेक्टर, केवल वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लेमडा k कैप आर पैरेलल टू ईच अदर और परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यानी कि पहले केस में ये दोनों अगर पैरेलल होगा तब लेमडा का क्या वैल्यू होगा, और दूसरे केस में अगर ये दोनों परपेंडिकुलर होगा तब लेमडा का क्या वैल्यू होगा। तो क्वेश्चन काफी अच्छा है बच्चों, आप याद कीजिए कल नहीं परसों के लेक्चर में आपको हम डॉट प्रोडक्ट में पढ़ाए थे कि कंडीशन फॉर बीइंग पैरेलल और कंडीशन फॉर बीइंग परपेंडिकुलर। याद है पैरेलल कंडीशन क्या था? याद करते हैं। तो सबसे पहले एक काम करते हैं ना, सबसे पहले हम सोल्यूशन में काम करते हैं, हम सबका कंपोनेंट को लिख लेते हैं अच्छे से। 2i कैप 3j कैप k कैप है, ठीक है। और एक हमारे पास है माइनस 4i कैप माइनस 6j कैप प्लस लेमडा k कैप। a1 2 a2 3 और a3 माइनस 1, यही से उसका भी लिख लेते हैं। a2 नहीं b1 ना, b1 माइनस 4 b2 माइनस 6 b3 लेमडा। चलो इसको कॉमा को भी हटाते हैं। तो आपके पास 6 कंपोनेंट यहाँ पे हम लिख दिए, 6 कंपोनेंट यहाँ पे क्या कर दिए बच्चों, लिख दिए। अब चाहिए आपको क्या, पहला में पैरेलल, क्या चाहिए पहला बच्चों आपको पैरेलल। तो पहला जब पैरेलल चाहिए, पहला पैरेलल कंडीशन क्या था याद कीजिए, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो अब किसी को भी लिख लीजिए ना, a1 बाई a2 क्या हो जाएगा, 2 बाई माइनस 4 3 बाई माइनस 6 माइनस 1 अपॉन लेमडा। तो क्या इसी को सॉल्व कर लीजिए, तो लेमडा का वैल्यू यहाँ से डायरेक्ट क्या आ जाएगा बच्चों, लेमडा का वैल्यू यहाँ से आपका आ जाएगा 2, ये ना आएगा। देखो आप सॉल्व कीजिए, यहाँ से 3 से 3 काटा, माइनस माइनस काटा, तो लेमडा का वैल्यू डायरेक्ट क्या आ गया यहाँ से बच्चों, यहाँ से लेमडा का वैल्यू आपका आ गया 2। यानी अगर पैरेलल होगा तो लेमडा का वैल्यू 2 होना चाहिए, पैरेलल होगा तो लेमडा का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों, 2 होना चाहिए। और वही अगर यहाँ पे परपेंडिकुलर होगा, अगर परपेंडिकुलर होगा तो क्या होना चाहिए बच्चों, परपेंडिकुलर होगा तो क्या होना चाहिए, तब होना चाहिए a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इक्वल टू 0 होना चाहिए। a1 प्लस b1, a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3 क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो a1 क्या है, 2 इंटू माइनस 4, a2 क्या है, 3 इंटू माइनस 6, a3 क्या है, माइनस 1 इंटू लेमडा इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया माइनस 8 और माइनस 18, तो 18 8 कितना हो जाएगा बच्चों, हम लोग के पास 18 8 हो जाएगा 26। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास माइनस 26 और माइनस 1 प्लस सॉरी माइनस लेमडा, माइनस 1 इंटू लेमडा माइनस लेमडा इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0। यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, लेमडा इक्वल टू माइनस 26। यानी कि हमारे पास लेमडा इक्वल टू क्या होगा बच्चों, माइनस 26 होगा। लेमडा इक्वल टू क्या होगा, माइनस 26 होगा। कब, जब हमारे पास परपेंडिकुलर होगा तो। यानी कि अगर ये दोनों वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हैं तो लेमडा का वैल्यू हो गया माइनस 26। कहाँ से आया, तो ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है, a1 इंटू b1 प्लस a2 इंटू b2 प्लस a3 इंटू b3 इक्वल टू 0। अगर लाइन परपेंडिकुलर हुआ तो लाइन परपेंडिकुलर हो तो लेमडा का वैल्यू, और अगर पैरेलल हुआ तो a1 बाई a2 b1 बाई b2 c1 बाई c2। यहाँ से हम लोग लेमडा का वैल्यू क्या निकाल लें, 2। तो चलिए काफी इजी क्वेश्चन था, तो इजी क्वेश्चन से ही स्टार्ट किए, है ना। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, लेट a एक वेक्टर है, b एक वेक्टर है, c एक वेक्टर है। तो a b c हमारा वेक्टर डिफाइंड है ना, एक वेक्टर डिफाइंड है a b c। फाइंड ए वेक्टर d, d एक इस तरह से वेक्टर निकालिए विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b वेक्टर। अच्छा, एक d वेक्टर इस तरह से फाइंड आउट कीजिए जो कि a वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो और b वेक्टर पे भी परपेंडिकुलर हो, और साथ ही साथ क्या और होना चाहिए, c वेक्टर डॉट d वेक्टर इक्वल टू 1। साथ ही साथ आपके पास क्या होना चाहिए, c डॉट d इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 1 होना चाहिए। तो इसमें बहुत सारा कंडीशन गिवन बच्चों, अगर आप इसका एक्सप्रेशन के फॉर्म में निकालना चाहोगे तो बहुत सारा चीज इसमें गिवन है।
बहुत सारा इक्वेशन आएगा, है ना। आपको डी वेक्टर निकालना है क्योंकि ए के भी परपेंडिकुलर, बी के भी परपेंडिकुलर, तो थोड़ा ध्यान लगाओ। ए के परपेंडिकुलर यानी कि डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो, क्योंकि परपेंडिकुलर cos 90 जीरो। तो देखो देखो देखो, खुद से खुद हिंट दे रहा है, खुद से खुद आपको क्या कर रहा है बच्चों, हिंट दे रहा है ना, खुद से कुछ हिंट दे रहा है कि हमको ऐसे बनाओ परपेंडिकुलर, इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट मेरे में लगा दो, डॉट प्रोडक्ट क्या कर दो बच्चों, इसमें लगा दो। तो सबसे पहले डी वेक्टर को मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, आई कैप जे कैप के कैप के फॉर्म में ले लेते हैं, है ना। तो एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे बच्चों। डी वेक्टर हो गया एक्स आई कैप बाई जे कैप एंड जेड के कैप, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब हमें यहीं पे एक्स बाई जेड का वैल्यू निकालना है, यानी कि डी वेक्टर को फाइंड आउट करना है। डी वेक्टर क्या करना है बच्चों, फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि सर ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है डी वेक्टर, ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आंख बंद करके क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डी वेक्टर जीरो, परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है जीरो। बी वेक्टर को भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, और अच्छी बात है, बी प्रोडक्ट बी डॉट डी जीरो। अच्छा एक चीज और दिया है कि सी डॉट ये 1, ये क्या दिया बच्चों, 1 दिया है। चलिए हम लोग अब डॉट प्रोडक्ट करते हैं। तो बताओ ए में क्या है आपके पास, ए में है कंपोनेंट वाला मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स आई कैप बाई जे कैप जेड के कैप। बताओ बच्चों सिर्फ आई के साथ आई मल्टीप्लाई होगा, सबको पता है, तो आई के साथ आई मल्टीप्लाई होगा, सिर्फ यहाँ से क्या निकलेगा, एक्स निकलेगा, है ना। आई का स्क्वायर तो हमारा क्या हो गया, 1 हो गया, वो कहानी खत्म। फिर आई ना जे के साथ मल्टीप्लाई होगा ना के साथ मल्टीप्लाई, ये तो कहानी खत्म। सिर्फ ये दोनों मल्टीप्लाई करो, यहाँ से क्या आ गया, एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो। डायरेक्ट लिख रहे हैं, बात पता चल रहा है सबको, है ना, कि पहले कंडीशन में क्या आ गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू जीरो, क्योंकि आई इंटू आई, आई स्क्वायर आपका क्या हो गया, आई इंटू आई पता ही है, आई यानी मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा ना, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर तो 1 ही हो जाता है, क्योंकि आई क्या है हमारा इक्विवेलेंट वेक्टर। और आई जे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो cos 90 जीरो, आई के साथ मल्टीप्लाई होगा cos 90 जीरो, फिर जे आई के साथ मल्टीप्लाई होगा 90 जीरो, जे के साथ मल्टीप्लाई होगा 1 दे देगा, यानी कि यहाँ से हमारा -1, और जे के साथ मल्टीप्लाई होगा 0। तो हर बार इसे बताने की तो जरूरत नहीं है बच्चों, हर बार बताने की जरूरत नहीं। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आएगा, बी लिखो 3j माइनस डी एक्स आई, बता दो किसे, जे का कंपोनेंट ये 0, सिर्फ जे का कंपोनेंट यानी कि 3 बाई, बाकी कहानी खत्म। के का कंपोनेंट यहाँ पे माइनस, ये हमारा प्लस हो जाएगा, सिर्फ के हो जाएगा, सॉरी के नहीं, यहाँ पे हो जाएगा जेड ना, तो -3 बाई माइनस जेड इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आ गया बच्चों, 3 बाई माइनस जेड इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। हाँ सी क्या है, 7i कैप, डी क्या है फिर से, तो यहां से आपके पास हो जाएगा i के साथ i मल्टीप्लाई होगा 7x, k के साथ सिर्फ k मल्टीप्लाई होगा माइनस जेड इक्वल टू 0, 7x माइनस जेड इक्वल टू क्या होगा बच्चों 0। ओह 0 नहीं है, 1 होगा ना। आपके पास 3 इक्वेशन है, क्या आप इसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपके पास 3 इक्वेशन गिवन है, आपके पास क्या है बच्चों 3 इक्वेशन गिवन है, इसको तो आप सॉल्व कर सकते हैं इजीली से, काफी इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसको सॉल्व करके आप निकाल लीजिए, सॉल्व करके निकालिए कि मुझे निकालना पड़ेगा। चलो निकालते हैं, आपका भी बात मान लेते हैं। यहाँ पे बाई का वैल्यू क्या ले लेते हैं, एक्स का वैल्यू बाई हो गया यहाँ पे, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ बाई पुट कर दो, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ बाई पुट कर दो, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। तो इक्वेशन 1 नहीं है, हाँ चलो 1 ले लो, 1 2 है ना। क्या किए हम, x इक्वल टू बाई आ गया, बाई जब एक्स पुट किए तो 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, 7x माइनस वाई इक्वल टू 0, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2 यानी 3x माइनस जेड इक्वल टू 0, 7x माइनस जेड इक्वल टू 0, सॉरी 1 है बार बार जोड़ा जा रहा है, सब्ट्रैक्ट करना बच्चों, सब्ट्रैक्ट कान खत्म, -4x माइनस 1, x का वैल्यू 1/4, तो जब x का वैल्यू 1/4 हो गया तो y का भी वैल्यू 1/4 हो जाएगा, है ना। y का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 1/4, तो z का वैल्यू किससे निकाल लें, z का वैल्यू इसी से निकाल लेते हैं, तो 1/4 3/4 माइनस जेड इक्वल टू 0, तो z का वैल्यू 3/4 आ ही तो गया, z का वैल्यू क्या आ गया बच्चों 3/4। तो ये आ गया आपका कंपोनेंट, यानी 1/4 और 3/4। तो जब इसका आप वेक्टर बनाइएगा तो वेक्टर क्या बनेगा, यानी यहीं पे लिख लो, तो डी वेक्टर सब में 1/4 कॉमन ले लो, 1/4 आई कैप जे कैप 3k कैप, तो ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है।
यहाँ पर क्या होगा बच्चों, रिक्वायर्ड वेक्टर हो गया। यानी कि ये क्वेश्चन में कुछ नहीं था बच्चों, है ना, ये आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं था। जैसे वो बोल दिया कि परपेंडिकुलर एक ऐसा वेक्टर निकालिए जो कि परपेंडिकुलर है, तो उसी समय एकदम डॉट प्रोडक्ट क्या बोला कि हमको ले लो, हम लोग को यूज कर लो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमारा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट जब परपेंडिकुलर होगा तो जीरो जीरो, और वो दिया हुआ है, इसमें तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, खुद दिया हुआ, इसमें हल्का सा सोचने की जरूरत था। जैसे हम लोग वेक्टर माने, एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, एक इक्वेशन यहाँ, इक्वेशन सॉल्व किए, एक्स वाई जेड आया, एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर दी। क्लियर बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो चलिए बच्चों, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इफ यूनिट वेक्टर ए मेक्स एंगल π/4 π/3 एंड थीटा विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, ठीक है, यानी कि एक वेक्टर है जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ ये एंगल क्रमशः बना रहा है। तो पूछ रहा है कि फाइंड थीटा, अच्छा ये थीटा नहीं बताया ना, तो फाइंड थीटा एंड स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, है ना, स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर। तो ए वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट क्या होगा बच्चों, है ना, जो आई जे के में मल्टीप्लाई होगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मल्टीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड, और वेक्टर प्रोडक्ट कितना होगा, वेक्टर कंपोनेंट क्या होगा, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले तो हमें थीटा फाइंड आउट करना है ना, सबसे पहले तो हमें क्या करना, फाइंड आउट करना बच्चों थीटा। आप रिकॉल कीजिए डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन जब हम पढ़ाए थे तो आपको क्या क्या चीज बताए थे, याद कीजिए। डायरेक्शन रेशियो डायरेक्शन कोसाइन पढ़ाए थे तो आपको बताए थे कि जो वेक्टर के साथ जो एंगल बनता है उसे डायरेक्शन एंगल बनते हैं, जो वेक्टर के साथ एंगल बनता है उसे डायरेक्शन एंगल बोलते हैं। तो डायरेक्शन एंगल क्या, अल्फा इक्वल टू π/4 जो एक्स एक्सिस के साथ बनाया है, बीटा इक्वल टू π/3 जो कि वाई एक्सिस बनाया है, और गामा इक्वल टू थीटा जो कि जेड एक्सिस के साथ बनाया है। अगर हम इसमें कॉस लगा दें तो क्या था, कॉस लगा देंगे तो हमारे पास क्या है, अगर एंगल में हम लोग कॉस लगा देते हैं दोनों तरफ तो हमारा LMN बताता था ना, वो LMN क्या था, डायरेक्शन रेशियो। तो दोनों तरफ कॉस लगा दो, कॉस π/3 कॉस गामा कॉस थीटा, तो ये क्या हो गया, कॉस अल्फा को क्या बोलते थे हम लोग, L π/4 1/2, ये क्या था M π/3 क्या हो जाएगा 60 डिग्री ना, तो 60 डिग्री की वैल्यू 1/2 हो गया। हाँ, और कॉस गामा क्या हो गया N, कॉस थीटा का कॉस थीटा ही रहने दिया, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, है ना। इसको हम बहुत इजी तरीके से बना रहे हैं बच्चों, LMN का फॉर्म बना रहे हैं, डायरेक्शन रेशियो यूज करके बना रहे हैं। और वैसे भी एक्स वाई जेड आपको LMN ही बताता है, जैसे कि आपके पास ये है कुछ वेक्टर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस के कैप जो भी है ना, एक्स वाई जेड के कैप कुछ भी है, तो ये एक्स वाई जेड क्या है आपका डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो किसका फॉर्म में, ये ABC के फॉर्म में होता है, जो कि ABC हम लोग किसके फॉर्म में लिखते हैं, LMN के फॉर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, LMN के फॉर्म में लिखते हैं। चलो, जिसको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो बस ये जानिए कि हम आपको बताए थे कि डायरेक्शन एंगल किसे कहते हैं, तो डायरेक्शन एंगल वेक्टर के साथ सभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस जो एंगल बनाता है उसे डायरेक्शन एंगल, यानी अल्फा बीटा गामा आपका क्या है, डायरेक्शन एंगल है, जो कि वेक्टर के साथ बना रहा है, एक्सिस और वेक्टर के साथ। ये हमारा एक्सिस हो गया और ये वेक्टर हो गया, तो एक्स एक्सिस हुआ तो अल्फा, वाई एक्सिस हुआ तो बीटा, और जेड एक्सिस हुआ तो गामा, यानी 3 एक्सिस है, 3 एंगल बनेगा, तो वही है। कॉस लगा दिए, कॉस इसलिए लगाएंगे, कॉस अल्फा को हम लोग बोलते हैं L, कॉस बीटा M, कॉस गामा N। अब बताओ, एक डेरिवेशन था L² + M² + N² का वैल्यू क्या था बच्चों, N था। बताए थे कि इसका बहुत यूज होगा, L² + M² + N² का वैल्यू क्या था 1। L² क्या है बच्चों यहाँ पे 1/2 1/4 1, तो 1/2 + 1/4 कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा N² यानी N² आपके पास क्या आ गया 1/4 ही ना, N² आ गया 1/4, तो N का वैल्यू क्या हो गया आपके पास 1/2। ऐसा अगर हम N का वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें तो N का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया बच्चों 1/2, हालांकि यहाँ पे प्लस माइनस 1/2 होगा, है ना, प्लस 1/2 या माइनस 1/2 भी होगा। तो N क्या है, N तो हमारे पास है cos थीटा, तो प्लस माइनस 1/2 इक्वल टू cos थीटा, इसका मतलब हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में है, तो थीटा इक्वल टू एक तो हमारा हो जाएगा π/3 60 डिग्री, और एक हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एक हमारा हो जाएगा 120 डिग्री, है ना। ये सब आपको ध्यान रखना, हम डायरेक्ट बता रहे हैं कि जब cos थीटा का वैल्यू 1/2 प्लस माइनस 1/2 है, इसका मतलब या तो cos थीटा का वैल्यू 1/2 तो थीटा 60 डिग्री, या फिर cos थीटा -1/2
2π/3। और एक बात ध्यान रखना बच्चों, हम लोग वेक्टर में जो भी एंगल लेते हैं तो 0 से 180 डिग्री के बीच में ही लेते हैं। एकदम ध्यान रखिएगा कि वेक्टर में जितना भी एंगल है हम लोग क्या ले रहे हैं बच्चों, 0 से 180 डिग्री के बीच, यानी दोनों का दोनों कंसिडर होगा। तो अब थीटा 5/3 होगा या 2π/3 होगा, ये हमें सोचना है। तो वहां पे हमारा एक चीज लिखा हुआ, मेंशन किया हुआ, एक्यूट एंगल। क्या मेंशन किया हुआ बच्चों, एक्यूट एंगल। अगर एक्यूट एंगल मेंशन नहीं करते हैं तो ये दोनों का दोनों आंसर वैलिड था, क्योंकि वेक्टर में जो भी हम एंगल कंसीडर करते हैं वो 0 से लेकर के 180 डिग्री तक का कंसीडर करते हैं। 0 से लेकर कहां तक करते हैं बच्चों, 180 डिग्री कंसीडर करते हैं। तो ये 60 डिग्री है, ये 120 डिग्री है, तो दोनों का दोनों कंसीडरेबल है, दोनों कंसीडर कर सकते हैं। बट चूंकि थीटा इज एक्यूट एंगल तो ये नहीं होकर के सिर्फ ये होगा। क्या होगा बच्चों, π/3 होगा। तो उस हिसाब से जो आपका n हो गया है ना, n को आप लिख सकते हैं सिर्फ cos π/3, यानी n का वैल्यू लिख सकते हैं 1/2, है ना। n आगे क्या बच्चों, 1/2, n के आगे बच्चों 1/2। तो ये LMN क्या आगे बच्चों आपके पास, LMN, यही आपका बनता है स्केलर कंपोनेंट। यही ना आपका स्केलर कंपोनेंट है, इसी को आपको क्या बोल सकते हैं, LMN आपका क्या है, स्केलर कंपोनेंट है। यानी कि डायरेक्टली अगर इसको हम बात करें तो जो हमारा वेक्टर बनेगा, तो ये जो हमारा वेक्टर होगा i कैप, j कैप, k कैप, ये हो गया हमारा वेक्टर 1/2 i कैप, 1/2 j कैप प्लस 1/2 k कैप। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। LMN कोई नया चीज नहीं है बच्चों, LMN हमारा वेक्टर का कंपोनेंट ही है। इसको हम लोग LMN के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर अगर हमें बहुत छोटा लगे तो उसको हम ABC के फॉर्म में लिखते हैं। जिसको क्या चीज लिखते हैं, ABC के फॉर्म में लिखते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन नंबर या डायरेक्शन रेशियो। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना है, तो हमारे LMN डायरेक्ट वहां पे रख सकते हैं वैल्यू, यानी LMN का वैल्यू। अच्छा, आप LMN को स्क्वायर करके देखिए तो इसका यूनिट 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे यूनिट वेक्टर सेटिस्फाइड कर रहा है ना। अच्छा, इसका स्केलर कंपोनेंट बोल रहा था, स्केलर कंपोनेंट क्या हो गया, i में हो गया 1/2i, ठीक है। और वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर कंपोनेंट हो गया कि 1 इसके डायरेक्शन में, i के डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड, j के डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड, और k के डायरेक्शन में इतना मैग्नीट्यूड। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, वेक्टर कंपोनेंट, है ना। ये आपका क्या हो गया बच्चों, वेक्टर कंपोनेंट। तो स्केलर कंपोनेंट भी निकल गया, वेक्टर कंपोनेंट भी निकल गया। मेन आपको एंगल निकालना था, एंगल आपका फाइंड आउट हो गया, हाँ। तो इसमें कोई खास दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया सबको कि किस मिनट से निकाले, कि एंगल दिया हुआ था, तब कॉस लगा दिए, कॉस लगाने से हमारा LMN निकल गया, और जैसे LMN निकला तो ये हम जानते हैं L² + M², यही तो मेन इंपॉर्टेंट चीज है इस क्वेश्चन का, यही टर्निंग पॉइंट है। L² + M² + N² = 1, सबका वैल्यू पुट किए तो n का वैल्यू हम लोग कंसिडर किए 1/2। जब n का वैल्यू आ गया तो वेक्टर आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अच्छा, इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A101 टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट B एंड C। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास पॉइंट्स दिया हुआ बच्चों, तो हम तो जानते हैं वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स है ना, वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स हम इसको बना सकते हैं। सबसे पहले इसका एक फिगर बनाने की कोशिश करो, A से B की तरफ, है ना। अगर हम फिगर बनाने की कोशिश करते हैं तो मान लीजिए ये हमारा A है और ये हमारा C है, जो भी है, या फिर इसको इस तरह से कंसीडर करते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। B वेक्टर A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लेना बच्चों, हमें A से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना। आप चाहें तो इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, इसको आगे ही बढ़ा दीजिए, हटाइए। एक को हम क्या कर दिए, आगे बढ़ा दिए, हाँ। तो B और C 2 पॉइंट्स है, और A से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले रहे हैं, यानी कि इसको हम मैच कर दिए, है ना। एक इसको मैच कर दिए, यानी कि हम डायरेक्शन बता रहे हैं बच्चों, तो डायरेक्शन बता रहे हैं, एक इसको मैच कर दिए, इसको मैच कर दिए, और यहाँ से यहाँ मैच कर दिए। चलिए, डायरेक्शन भी हम अभी दे दिए। हमें चाहिए, इसको मान लो ABCD, हमें चाहिए AD, ये चाहिए, हमें चाहिए AD, A से D, सॉरी D से है ना, D से, सॉरी डायरेक्शन भी हमको तो चेक करना है ना। हमें चाहिए DA, हमें क्या चाहिए बच्चों, DA। ये पहले कॉन्सेप्ट क्लियर है, एकदम समझिए क्या था। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A, तो पॉइंट A यहाँ पे हम बनाए, तो A से D की तरफ जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमें वो निकालना है। कब, जब हमें ये 2 पॉइंट को ज्वाइन कर रहा होगा।
टू द लाइन, ये एक लाइन है जो कि पॉइंट ज्वाइनिंग बी एंड सी, लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट बी एंड सी। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों? तो हमें चाहिए ये, तो ये चाहिए तो आपको याद होगा हम पढ़े थे प्रोजेक्शन, हम क्या पढ़े थे बच्चों? प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन में हम इसका लेंथ निकाले थे, प्रोजेक्शन में क्या निकाले थे बच्चों? इसका लेंथ निकाले थे। इसका लेंथ किस पे डिपेंड करता था? इस पे और इस पे डिपेंड करता था। तो सबसे पहले हम BC को वेक्टर बनाते हैं, सबसे पहले इसको वेक्टर बनाओ, इसको वेक्टर बनाओ, सबसे पहले सबको वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो वेक्टर में अगर कन्वर्ट करोगे, है ना, अगर हम वेक्टर में कन्वर्ट करना चाहें तो B से A एक BA वेक्टर बनाते हैं, है ना। तो BA वेक्टर जल्दी बताओ बच्चों, A के कंपोनेंट में B का कंपोनेंट माइनस, A के कंपोनेंट में B के कंपोनेंट माइनस। तो अगर आप यहाँ पे लिख रहे हैं कंपोनेंट लिख दीजिए 101 और B का कंपोनेंट क्या हो गया 234 और C का कंपोनेंट क्या हो गया -112। तो A में B का कंपोनेंट 1 -2 -1। तो कंपोनेंट पे ध्यान रखिए बच्चों, कंपोनेंट में गलती नहीं होना चाहिए। 1 -2 -1 I कैप 0 -3 J कैप -1 4 तो -3 K कैप, यानी कि -I कैप -3 कैप -J कैप हो गया। ये आपको हो गया BF निकालना BC वेक्टर। तो BC वेक्टर हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों? BC वेक्टर हो जाएगा आपके पास, माइनस करो -1 -2 तो -1 -2 -3 I कैप 1 -3 -2 J कैप -2 और -4 तो -6 K कैप कितना हो गया बच्चों? -6 K कैप हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो BA निकल गया, BC निकल गया, BA निकल गया, अब BC निकल गया। हम निकालेंगे पहले BD, हम निकालेंगे बच्चों क्या? BD, और BD के बाद क्या निकालेंगे? BD वेक्टर, क्योंकि BD वेक्टर निकल जाएगा तभी ना हम ये निकालेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको सिर्फ BD निकालना है बच्चों, सिर्फ आपको पहले BD निकालना है, तो BD क्या होगा ध्यान दीजिए। अगर ये आपके पास थीटा है, ठीक है, और ये आपके पास कौन सा वेक्टर? इस वेक्टर कुछ नाम दे दो, इस वेक्टर का नाम दे दो BA वेक्टर है ना, तो इसको नाम दे दिए हम R वेक्टर नाम दे दिए 1 सेकंड के लिए, ठीक है, और BC वेक्टर को नाम दे दिए P वेक्टर नाम दे दिए 1 सेकंड के लिए, इसका नाम दे दिए R वेक्टर, इसका नाम दे दिए P वेक्टर। तो सबसे पहले तो आपको लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन निकालना होगा बच्चों। तो लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन जो BD का वैल्यू होगा, तो BD का वैल्यू क्या होगा याद है ना? ये आपके पास क्या था? R cos थीटा हो जाएगा। ये क्या होगा बच्चों? R cos थीटा हो जाएगा। या फिर आपको R cos थीटा नहीं लिखना चाहते हैं तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, अगर आप BD लिखना चाहते हो तो BD का लेंथ क्या होगा? लेंथ ऑफ BD इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो, ये लेंथ क्या हो गया? R cos थीटा। अगर R cos थीटा नहीं लिखना चाहते तो आप क्या लिखिएगा? इसको याद कीजिए, है ना। क्या था यहाँ पे? इन दोनों को मल्टीप्लाई लेते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई लेते हैं तो क्या होगा? R वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल टू R का, अच्छा यहाँ पे ये रखिए, सॉरी यहाँ पे हमेशा मॉडुलस लेके चलना, मॉडुलस लेके चलना। तो R का वेक्टर था, B वेक्टर था, इंटू cos थीटा था। आपके पास क्या है? ये है, यानी कि आपको इस तरह से लिख सकते हैं ना। cos थीटा का वैल्यू आपके पास क्या आ गया? ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ BD हमारे पास हो जाएगा R वेक्टर P वेक्टर डिवाइड बाई P का मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड इधर आएगा तो इसका टू ये हो गया। तो चलो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं उसके बाद आगे कहानी बढ़ाते हैं। तो ये हमारे पास जो लेंथ ऑफ BD होगा। अब R वेक्टर क्या है बच्चों? जल्दी से बताओ R वेक्टर क्या है? R वेक्टर है हमारे पास -I कैप -J कैप -3K कैप। P वेक्टर क्या है? P वेक्टर है -3K I कैप -2J कैप -6K कैप, और इसका मैग्नीट्यूड तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 9 प्लस 4 प्लस 36 है ना, तो 49 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या? अंडर रूट 49। और ये कितना हो जाएगा बच्चों? देखो I के साथ मल्टीप्लाई होगा, J के साथ K के साथ, तो I इंटू I 3 है ना, प्लस 3 इंटू 3 6, 3 इंटू 3 ये 18 हो गया, है ना। आपके पास कितना हो गया बच्चों? 18, तो 9 3 27 हो गया। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर लेंथ। अब इसको वेक्टर में कन्वर्ट करना है, यानी अगर BD वेक्टर लिखना है तो BD वेक्टर लिखने के लिए हमें क्या चाहिए बच्चों? P का यूनिट वेक्टर चाहिए। इस P का, इस BC का हमें क्या चाहिए? यूनिट वेक्टर चाहिए। तो PC का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? यूनिट वेक्टर अगर हमको लिखना है तो सबसे पहले लेंथ ये हो गया, लेंथ लिख लिए, और यूनिट वेक्टर क्या होता है? ये होता है वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड। वेक्टर डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों? यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो चलिए अगर हम वेक्टर डिवाइड इट्स मैग्नीट्यूड करते हैं तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा? वेक्टर में वेक्टर का वैल्यू क्या है हमारे पास?
सब में से माइनस कॉमन ले ले तो यही आ जाएगा हमारे पास। अच्छा p कितना आया, इसका मैग्नीट्यूड तो 49 ही होगा डायरेक्ट, तो 27/49 लिख लो ना यहाँ पे। और ये क्या हो गया -3i माइनस कितना होगा 3i कैप -2j कैप -6k कैप। क्लियर यहाँ तक। तो ये आपका आ गया बच्चों BD वेक्टर, ये आपका क्या आ गया बच्चों BD वेक्टर। अब ये BD वेक्टर निकाले, अभी तो AD निकालना बाकी है, तो AD निकाल सकते हो, क्या आपने निकाला BD दिया हुआ है आपका, AB दिया हुआ है, BD दिया हुआ AB दिया, तो ट्रायंगल लॉ प्रॉपर्टी के कारण तो आप निकाल सकते हैं ना AD तो फाइंड आउट कर सकते हैं, तो निकल जाएगा ना बच्चों। यानी BD वेक्टर दिया हुआ है और BD वेक्टर दिया हुआ है, AB वेक्टर दिया हुआ है, तो AD वेक्टर निकल जाएगा। जब AD वेक्टर निकल जाएगा तो उसको हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे। BD हम लोग निकाल लिए, ठीक है, BD निकाल लिए, AB दिया हुआ है, तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन में वर्क करेगा, ट्रायंगल ऑफ एडिशन वर्क करेगा तो वहां से क्या निकाल लेंगे AD फाइंड आउट कर लेंगे, आराम से AD फाइंड आउट कर लेंगे। तो ऐसा करके थोड़ा सा हमको इरेज करना पड़ेगा, तो इरेज करना पड़ेगा तो किसको इरेज कर लें, इसको इरेज कर लेते हैं, इसका भी कोई काम नहीं। इसको आप पहले नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, नोट डाउन कर लीजिए, इसके लिए इसको इरेज कर देते हैं। यहाँ से हमारा वेक्टर आ गया, तो वेक्टर का तो हमको ये मतलब है BD वेक्टर चाहिए था हमें, तो BD वेक्टर चाहिए था। चलो ट्रायंगल लॉ यहाँ पे ऐड करो, AB BA वेक्टर और प्लस इक्वल टू BD वेक्टर और प्लस DA वेक्टर, यही ना। DA वेक्टर इक्वल टू क्या होगा BD वेक्टर प्लस DA वेक्टर, तो हमें चाहिए DA, तो DA को हम लिख सकते हैं DA वेक्टर माइनस BD वेक्टर इक्वल टू DA वेक्टर। DA का वैल्यू क्या है बच्चों, DA का वैल्यू है -i कैप -3j कैप -3k कैप माइनस BD का क्या है बच्चों, BD, अच्छा BD तो यहाँ है, BD देखो यहाँ से इसको माइनस हम बाहर निकाल ले, थोड़ा सा इसको माइनस बाहर निकाल के ऐसे करते हैं, माइनस बाहर निकाल लिए, इसका माइनस सारा बाहर निकल गया, 27/49, ठीक है ना, हाँ ठीक है, 27/49 इंटू 3i कैप 2j कैप प्लस 6k कैप इज इक्वल टू DA वेक्टर। इसका टू क्या हो गया बच्चों हमारे पास DA वेक्टर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बच्चों प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो -i कैप -3j कैप प्लस 3k कैप प्लस 27/49, ये आपके पास हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप इक्वल टू DA वेक्टर। यहाँ से DA वेक्टर निकाल सकते हो, इसको सॉल्व थोड़ा सा सॉल्व करके आप यहाँ से इसको थोड़ा सॉल्व करके यहाँ से DA वेक्टर आसानी से निकाल सकते हो और उसको इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे, सब में 49 मल्टीप्लाई कर दो, अरे एलसीएम का ऐड लेकर कर लोगे ना कि नहीं करोगे। एलसीएम का अगर हम ऐड लेते हैं तो 49 को हम बाहर लिख दिए, ठीक है, और इसमें 49 i कैप -49 इंटू 3 कितना ज्यादा होते हैं 27 4 12 13 27 ना, j कैप फिर यही k कैप और ये 27 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 6 2 8 काफी i कैप डी हो गया वेक्टर। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन सिर्फ लंबा है बच्चों और कुछ नहीं है। कैलकुलेशन सिर्फ क्या हमारे पास बच्चा लंबा, यानी 32i कैप क्या हो जाएगा हमारे पास, सॉल्व करेंगे तो 32i कैप माइनस 93i कैप प्लस 15k कैप इक्वल टू DA। अब इसका निकाल लो आप मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड निकालो क्या, कैसे होगा मैग्नीट्यूड, आप निकालोगे 32/49 का होल स्क्वायर प्लस -93 प्लस 49 का होल स्क्वायर पूरे का प्लस 15/49 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हो गया आपका DA का मैग्नीट्यूड। ये हो गया बच्चों आपका DA का मैग्नीट्यूड। क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन सिर्फ कैलकुलेशन है। क्वेश्चन लंबा जरूर है लेकिन सिर्फ क्या है बच्चों, कैलकुलेशन। कैलकुलेशन कहाँ पे है वो एकदम ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको मेन आपको पहले BD वेक्टर निकालना था, एकदम देखिए ध्यान से। BD वेक्टर कैसे निकाले, तो BD वेक्टर निकालने आप पहले BD का लेंथ निकालनी है ना, BD का लेंथ निकालें, उसमें उसका यूनिट वेक्टर मल्टीप्लाई किया तो BD वेक्टर आ गया। अब जैसे BD वेक्टर आ गया, हम जानते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यानी ये परपेंडिकुलर ही है ना, तो परपेंडिकुलर नहीं है, डिस्टेंस तो हमारा परपेंडिकुलर लिए हुए हैं, तो इसका सम प्लस इसका सम इसके सम के बराबर होगा। और वैसे भी हम फॉर्मूला आपको बता दिए हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस का। आपको हम ये फॉर्मूला ऑलरेडी हम बता चुके थे। यहाँ पे आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, आप डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला भी यूज कर सकते थे, फॉर्मूला भी आपको हम बता चुके हैं, तो फॉर्मूला यूज करके इसको सॉल्व कर सकते थे, है ना।
आप रखें यहाँ पे, सिर्फ कैलकुलेशन करते गया, यहाँ पे कैलकुलेशन करते गया आपका, उसमें भी अभी हम लास्ट तक नहीं किए, तो लास्ट आप कर लीजिएगा, हमें उम्मीद है कि इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो इसको आप स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा, डी ए का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकल गया, यानी इसका डिस्टेंस निकल गया, डिपेंड किया इस पे। इससे सबसे पहले क्या किए बच्चों, पॉइंट से वेक्टर बनाए, पॉइंट से वेक्टर बनाए, वेक्टर बनाने के बाद इसका प्रोजेक्शन निकालें, प्रोजेक्शन निकालने के बाद बी डी वेक्टर निकालें, बी डी वेक्टर निकालने के बाद नॉर्मल सा कैलकुलेशन, बी डी वेक्टर निकालने के बाद क्या हो गया बच्चों, नॉर्मल सा कैलकुलेशन। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो इसमें क्या बोला है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है, ए बी सी यूनिट वेक्टर है सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए निकालना है ना, यही ना। तो चलिए सबसे पहले क्या दिया है, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, सबका सब आपका यूनिट वेक्टर है, मैग्नीट्यूड क्या होगा सबका 1 हो गया। अब निकालना है ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए। तो काफी इजी तरीका है बच्चों, इसको इजीली तरीके से निकाल सकते हैं, बस ध्यान क्या रखना है आपको, ये तभी आ सकता है जब दोनों तरफ आप क्या कीजिएगा, स्क्वायरिंग कर दीजिएगा। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर कीजिएगा आप, तो ए का स्क्वायर बच्चों क्या हो गया, ये होगा ना, a इंटू ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, तो वेक्टर का स्क्वायर उसका मॉडुलस का स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। b का स्क्वायर ये हो जाएगा, प्लस c का स्क्वायर ये हो जाएगा, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, वेक्टर का स्क्वायर उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर होता है। अब प्लस 2 इंटू ए डॉट बी, अब यहाँ पे हुआ प्लस b डॉट c प्लस c डॉट ए इक्वल टू 0। कोई खास दिक्कत है ना, यहाँ पे सब डॉट है बच्चों, ध्यान रखिएगा, सॉरी यूनिट वेक्टर का डिनोशन। तो ये क्या हो गया, ये तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 है ना, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 3 और डिवाइड बाय -2, यानी डायरेक्ट इसका क्या लिख सकते वैल्यू, ए वेक्टर बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर सी वेक्टर, ए वेक्टर का वैल्यू -3.2, 1 2 3 3 माइनस उतर गया, 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में हो गया। तो यही आपका आंसर है बच्चों, है ना, ये आपका क्या हो गया आंसर, यानी कि ए डॉट बी, बी डॉट सी, सी डॉट ए, आपका वैल्यू क्या हो गया बच्चों, आपको -3/2, -3/2। तो चलिए बच्चों आज के लिए इतना काफी है, वीडियो का सारा क्वेश्चन बनाना है और डिस्क्रिप्शन में जो भी क्वेश्चन दिया है तो उसको सॉल्व करके आप जल्दी से होमवर्क सेंड